नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का जो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका आज हम लोग वन शॉट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी इसमें हम लोग पहले चैप्टर का रिवाइज करने वाले हैं। आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 10th साइंस। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला चैप्टर है। ठीक है, और इसका नाम क्या है तो ये भी आप देख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग अब रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक ना, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको विस्तार से हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से देखना है, विस्तार से देखना है, तो ठीक है, तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, और इसको भी पूरा देखिए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देख सकते हैं हमारा हेडिंग है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक ना, और यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे हेडिंग भी है हमारा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है क्या कि जब एक, ठीक ना, ध्यान देंगे, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक ना, तो ऐसी अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कितना आसान डिफिनीशन है। ठीक है, यहां पे आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक ना, तो यहां पे क्या देखा आपने कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? तो यहां पे आपने देखा कि जब एक या एक से अधिक, ठीक ना, पदार्थ को लिया जा रहा है और जब क्या किया जा रहा है, उनकी अभिक्रिया कराई जा रही है। ठीक ना, जैसे आपने क्या किया कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को ले लिया। ठीक ना, तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराया आपने तो क्या बना? वहां पे जल बना। ठीक ना, तो आपने क्या देखा कि वहां पे दो वहां पे पदार्थ हैं जो आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करने के पश्चात क्या बना रहे हैं? जल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार आप देख सकते हैं कार्बन का जब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक ना, आइए इसको उदाहरण से हम लोग समझते हैं काफी अच्छे से। तो यहाँ पे उदाहरण में देख सकते हैं। ठीक ना, उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो उदाहरण में क्या दिया है कि आप देख सकते हैं जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक ना, क्या होता है? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक ना, हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे में बात करें हम लोग तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जैसे गर्मी में दूध का खराब होना। ठीक ना, जैसे गर्मी में दूध का खराब होना। ठीक ना, ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, फिर कह रहा है कामा अंगूर का किण्वन। ठीक ना, यानी अंगूर का जो अंगूर होता है, ग्रेप्स होता है, ठीक ना, उसका भी किण्वन होता है, उसको भी क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फिर कह रहा है लोहे का संक्षरण। ठीक ना, लोहे में जंग का लगना भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, इत्यादि। तो ये सब क्या है? उसके उदाहरण है। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है दोस्तों कि लोहे में जंग का लगना कौन सी अभिक्रिया है? ठीक ना, तो आप बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया। आई बात समझ में? तो आई होप कि आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य अभिलक्षण। ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य अभिलक्षण क्या क्या है, इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे पहला। ठीक है, तो पहला यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, कार्य अवस्था में परिवर्तन।
ठीक ना। इसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य अभिलक्षण में क्या होता है कि इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठीक ना। जैसे हम बात करें अगर पानी लिए हुए हैं, ठीक ना, तो पानी को जब हम फ्रिज में रख देते हैं उसको ज्यादा लो टेम्परेचर पे, तो क्या हो जाता है, बर्फ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक ना। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं, ठीक है। फिर बात करते हैं रंग में परिवर्तन, क्या होता है इनमें, रंग में परिवर्तन होता है, ठीक है। फिर कह रहा है गैस का परिवर्तन, यानी गैस का निकास, यानी गैस का निकलना या उत्सर्जन जिसको बोलते हैं, ठीक है। चौथा होता है तापमान में परिवर्तन, और इसमें क्या होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। आगे देख सकते हैं क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, अब बात आती है, देखिए जो अभिकारक है ना, ठीक है, तो अभिकारक में क्या हो सकता है, तत्व हो सकता है या यौगिक हो सकता है, कि परमाणु नए क्रम में व्यवस्थित होकर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, वो उसमें क्या होता है, अभिकारक में क्या हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं, ठीक ना। इनके होने के साथ साथ क्या हो कि परमाणु नए क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक ना। इसमें परमाणु जो होते हैं नए क्रम में व्यवस्थित होकर के क्या करते हैं, भिन्न यानी अलग अलग गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं, अब क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक ना। यानी रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिसको केमिकल इक्वेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक, उत्पादों एवं प्रतिकारक के रूप में उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। यहाँ पे कह रहा है रासायनिक समीकरण में कि एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक, उत्पादों एवं प्रतिकारक के रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। फिर बात करते हैं अब इसमें अभिकारक क्या है, ठीक ना, यानी जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको समझना है बहुत अच्छे से। तो कह रहा है अभिकारक क्या है, ऐसे पदार्थ, ठीक ना, क्या, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक ना, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, तो भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये चलिए हो गया, चलिए तो यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट, अब देखते हैं क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, उत्पाद है, ठीक ना, जिसको इंग्लिश में आप प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहलाते हैं, ठीक ना। मतलब कि जब अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो उधर जो बनता है ना उसको क्या बोलते हैं, उसको उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में आप देख सकते हैं कार्बन है, कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक ना। तो अभिक्रिया में कोई भी अभिक्रिया हो रहा है, ठीक ना, तो जिसमें क्या हो, जो लेफ्ट साइड में हो, ठीक ना, जो लेफ्ट साइड में हो उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और जो राइट साइड में हो उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक ना। तो अभिकारक के होने की वजह से ही उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक ना। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का होना अनिवार्य है, देन आप प्रोडक्ट बना पाएंगे। आई बात समझ में। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन क्या किया, ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया किया है तो ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक ना। ये चीज हो गया। अब बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की, ठीक ना। संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें क्या कर रहा है कि द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन करती है, यानी द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन करती है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के पहले, उसके बाद एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है, समान रहती है, ठीक ना। इसमें क्या होती है, अभिकारक की और उत्पाद की संख्या दोनों क्या होती है, इसमें समान होती है, ठीक ना। परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तीसरा क्या कर रहा है, देख सकते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल, ठीक ना। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए, बराबर करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, या करते हैं। सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं, ठीक ना। सुविधा के लिए सबसे
पहले अधिक परमाणु वाले यौगिकों को क्या करते हैं, संतुलित कर लिया जाता है। जैसे हम बात करें कि आप संतुलित करते समय किसको, पहले हाइड्रोजन, ठीक ना, फिर ऑक्सीजन, ठीक है, फिर कार्बन। तो पहले आप किसका करें इसमें, तो पहले आप करें किसका, तो पहले हाइड्रोजन को संतुलित करें, फिर आप ऑक्सीजन को संतुलित करें, फिर आप कार्बन को संतुलित करें, ठीक ना, जिससे कि आपको बड़ी आसानी होगी संतुलित रासायनिक समीकरण को हल करने में। ठीक है, आई बात समझ में, तो ये चीजें हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, भौतिक अवस्थाओं का संकेतन, यानी भौतिक अवस्थाओं को संकेतन कैसे संकेत के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इस चीज को देखेंगे आप। ठीक है, चलिए तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः g, l तथा s से दर्शाया जाता है। ठीक ना, जैसे द्रव होता है तो उसको L से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जिसे लिक्विड बोला जाता है। गैस होता है तो g से यानी गैस हो जाता है, S से यानी सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा अक्षेप के चिन्ह के लिए देखिए एरो लगाया जाता है। अक्षेप के चिन्ह के लिए क्या लगाया जाता है, एरो लगाया जाता है। मतलब अक्षेप मतलब जो बच जाता है क्रिया होने के बाद, ठीक ना, तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, एरो लगाया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोग क्या कर रहा है देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। किसको पढ़ेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रियाओं के यहाँ पे प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गया यहाँ पे। चलिए अब यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी अभिक्रियाओं के, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहला हम लोग यहाँ देखते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया में पहला, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला देखेंगे संयोजन अभिक्रिया, जिसको याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा इसका नाम क्या है, तो संकलन अभिक्रिया, या एक और नाम है योगात्मक अभिक्रिया। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, लेकिन ये दूसरे नाम से पूछता है। ठीक ना, तो आप क्या करेंगे, और नामों को भी अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक ना, याद कर लेंगे। यही क्वेश्चन आ जाता है संयोजन अभिक्रिया तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, और आता है संकलन अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, और फिर दे देता है आपको योगात्मक अभिक्रिया। ठीक ना, तो योगात्मक अभिक्रिया लिख लेंगे, संकलन अभिक्रिया लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक ना, बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए तो हम लोग अब किसको समझेंगे भाई, संयोजन अभिक्रिया को। ठीक ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, अब अभिकारक में क्या हो सकता है, तत्व यौगिक, ठीक ना, मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक, ठीक ना, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक ना, अभिकारक में तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है, मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम आपके लैंग्वेज में बताएं। ठीक ना, तो आप समझ लीजिए कि आपने क्या किया कि अभिकारक में 5 का सिक्का एक जगह लिया और एक जगह 5 का सिक्का लिया। ठीक ना, तो आप जब ऐसे करते हैं, नहीं, दो जगह 5 के सिक्के को रखते हैं, ठीक ना, और जा करके दुकान में दे करके उसको 10 रुपया का नोट ले लेते हैं, तो ये भी, इसको भी क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक ना, जैसे 2 + 2 = 4, ठीक ना, तो इसको भी क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि आप देख रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है, दो यहाँ पे पदार्थ है। ठीक ना, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे 5 ले लीजिए और उसमें 2 और 5 का सिक्का ले लीजिए, 2 का सिक्का ले लीजिए और 1 का सिक्का ले लीजिए, और बराबर में आप क्या कर दीजिए, 8 लिख दीजिए। ठीक ना, तो ऐसे क्या दिख रहे हैं, 2 या 2 से अधिक वहां पे पदार्थ आपको दिख रहे हैं ना, और मिल करके क्या कर रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आसान इसका डेफिनेशन है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक या तत्व, अभिकारक में तत्व यौगिक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना, जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे में क्या कर रहा है, देखिए नाइट्रोजन गैस और
हाइड्रोजन गैस जब आपस में क्रिया करते हैं तो अमोनिया का निर्माण करते हैं, ठीक ना। साथ ही साथ उसमें क्या होता है, ऊष्मा रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक ना, यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आपस में क्रिया कर रहे हैं तो इक्वल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, अमोनिया बोल रहे हैं, ठीक है, अमोनिया गैस। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। आपको समझ में आ गया संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की, ठीक ना। तो वियोजन अभिक्रिया यहाँ पे देखिए, वियोजन अभिक्रिया का डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको बोला जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। अरे बात समझ में। तो वियोजन जो अभिक्रिया होता है ना, तो देखिए संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, वियोजन का मतलब होता है टूटना, ठीक ना। तो यहाँ देखिए वियोजन मतलब अलग अलग हो गया, तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। सही बात है, क्योंकि संयोजन में जुड़ रहा था, वियोजन में यहाँ पे टूटेगा। वह अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक ना। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों यहाँ पे, तो ये वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। जैसे हम बात करें कि 10 रुपया का नोट आप दुकान में लेकर गए और दुकानदार से आपने क्या किया, खुला ले लिया, ठीक ना, तो वो भी चीज हो गया, ठीक है। या आपने क्या किया, आप अक्सर गांव में लोगों को घर बनाते समय ईंटा फोड़ते हुए देखा होगा, ठीक ना। तो कोई व्यक्ति है जो ईंटा फोड़ रहा है, तो क्या कर रहा है, एक ईंट को लेता है और हथौड़े पे मारता है तो 4 टुकड़ों में टूट जाता है वो, ठीक ना। तो उससे आपको क्या समझ में आता है कि वहां पे वियोजन अभिक्रिया हो रही है। आ रही है बात समझ में ना, ये चीज हो गया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ठीक ना। अब वियोजन जो अभिक्रिया होती है मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। आइए देखते हैं कौन कौन होता है। तो पहला क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना। पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, उष्मीय वियोजन, ठीक ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। आई बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे इसके डिफिनीशन को आप देखेंगे। डिफिनीशन क्या लिखा है, जब किसी यौगिक को गर्म करने से उसके अणु 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक ना। जब किसी यौगिक को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो गर्म करने से उसके अणु 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाते हैं और टूट करके क्या करते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है, उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। आई बात समझ में, आसान डिफिनीशन इसका, ठीक है। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जैसे में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, अमोनियम क्लोराइड को लिया गया है, ठीक ना। यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड है जिसको हम बोल रहे हैं क्या, ये अमोनियम क्लोराइड, ठीक ना। जब अमोनियम क्लोराइड को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक ना। तो गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पे क्या बनता है, देखिए अमोनिया बनता है और HCl बनता है, ठीक ना, जिसको अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बोला जाता है, ठीक है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बोला जाता है। तो आपने देखा कि आपने क्या किया, आपने अभिकारक में केवल एक यौगिक को लिया, ठीक ना, और उस यौगिक को आपने जब गर्म किया तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या हुआ, परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो ऐसे को आप क्या बोलेंगे, उसमें वियोजन बोलेंगे, ठीक ना। और देखिए यहाँ पे जो एरो 2 दिख रहा है ना, तो ऐसे एरो जब हो तो उसको बोला जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक ना, रिवर्सल रिएक्शन। यानी उसका मतलब ये होता है कि जो आपका यहाँ अमोनिया बना है और हाइड्रोजन क्लोराइड बना है, ये जब दोनों क्या किया जाएगा, जब यहाँ पे इसको ठंडा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स कर जाएगा, ये फिर अमोनियम क्लोराइड बना देगा, ठीक ना। जब दोनों मिलेंगे यहाँ पे, तो ये दोनों मिल करके किसका निर्माण कर देंगे, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर देंगे। आई बात समझ में ना। यानी गर्म करेंगे तो ये 2 भागों में टूट जाएगा, ठंडा करेंगे तो ये अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर देगा। आई बात समझ में। तो इसको क्या बोलेंगे आप, उसमें वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए दूसरा की बात करते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, तो दूसरा है आयनिक वियोजन अभिक्रिया। दूसरे को हम बोलेंगे आयनिक वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयनिक वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक ना। तो आयनिक वियोजन अभिक्रिया में आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसको बोलते हैं आयनिक डिसोसिएशन रिएक्शन। आई बात समझ में, आयनिक डिसोसिएशन रिएक्शन, और हिंदी में इसको बोलेंगे आयनिक वियोजन अभिक्रिया, आयनिक वियोजन अभिक्रिया, ठीक ना। तो आइए देखते हैं आयनिक वियोजन अभिक्रिया क्या है। जब किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है, ठीक ना, जब किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो अणुओं का धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों में विभाजन हो जाता है, ठीक ना। इसमें क्या हो जाता है, जो अणु होते हैं वो धनात्मक तथा ऋणायन में अलग अलग हो जाते हैं। इस अपक्रिया को
आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं बात करूं दोस्तों, तो जब आप पानी लेकर के पानी में क्या करते हैं, नमक को घोलते हैं, तो वहां पे जो नमक होता है, तो साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है, जिसको आप लोग घरों पे यूज करते हैं, तो उसका फार्मूला होता है NaCl। क्या होता है? NaCl। तो कई बार आपसे एग्जामिनर पूछता है कि साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है, तो आप बताएंगे NaCl, ठीक ना, जिसको सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं डिफिनेशन में कि जब किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो अणुओं का धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों में विभाजन हो जाता है, और इस अभिक्रिया को दोस्तों, इस अभिक्रिया को कहते हैं आयनिक वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब जल में घोलते हैं नमक को, तो जल क्या हो जाता, पूरी तरह से वो नमक पानी में घुल जाता है, और घुल करके क्या कर जाता है, Na+ और Cl- में टूट जाता है। बात समझ में? तो यहाँ पे इसका उदाहरण में देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट रूप से, ठीक ना, कि जो NaCl है, ये NaCl क्या हो रहा है, जब जल में घोला जा रहा है तो क्या बना दे रहा है, Na+ और Cl- में टूट जा रहा है। बस समझो ना, तो इसको बोलते हैं आयनिक वियोजन अभिक्रिया। अब आयनिक का मतलब क्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए Na+ और Cl-, ठीक ना। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक ना। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे हम बात करें तो क्या लिखा है, मेथेन गैस का वायु में जलना। मेथेन गैस का वायु में जलना, जब मेथेन गैस वायु में जलता है तो क्या होता है, तो यहाँ देख सकते हैं मेथेन गैस जब वायु के साथ क्रिया करता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जल का निर्माण करता है, और साथ ही साथ 890 किलो जूल एनर्जी ऊष्मा का भी निर्माण करता है। ठीक है, तो ये चीज आपने देखा, ठीक है, कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक ना, जिसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये चीज हो गया, जब मेथेन गैस का वायु में जब क्या किया जाएगा, वायु में मेथेन गैस को जब वायु में जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊष्मा बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको, ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। तो क्या होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन इंग्लिश में इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनको कंप्लीट होने में क्या होता है, ऊर्जा लगता है, ठीक ना, तो उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ठीक ना। तो आप क्या देखें कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे में यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन से क्रिया करता है और इतना यहाँ पे एनर्जी इसको ऊष्मा लगता है, तो उसको क्या बनाता है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। आई बात समझ में? चलिए फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे N2 है और O2 है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए N2 और O2 यानी डबल इसकी भी संख्या है, यानी इक्वल है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक ना, इसमें ऊष्मा लगती है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, देख सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। क्या बोलते हैं इसको, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक ना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा सीधी सीधी बात कि वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट है, ठीक ना, कॉपर सल्फेट जिंक से अभिक्रिया करता है, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो कॉपर होता है जिंक के साथ क्रिया कर जाता है और क्या बना देता है, जिंक सल्फेट, और कॉपर बाहर निकल जाता है, ठीक ना। तो ये चीज हो गया विस्थापन, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्वि विस्थापन क्या होता है, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि द्वि विस्थापन एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये हेडिंग है आपका द्वि विस्थापन, ठीक ना, द्वि विस्थापन।
तो द्वि विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डबल, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। है बात समझ में? चलिए, कह रहा है अब यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु, ठीक ना, या परमाणुओं के समूह यानी आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। जैसे में हम बात करें, देखिए Cl माइनस प्लस Ag प्लस NO3, ठीक ना। और ये जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो Ag होता है वो Cl को लेके भाग जाता है, ठीक ना। जो Ag होता है वो Cl को लेके भाग जाता है, तो क्या बना देता है यहाँ पे AgCl बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट बना दिया, ठीक ना, और सोडियम क्लोराइड बना दिया, ठीक ना। यहाँ पे है बात समझ में? चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग की, ठीक ना। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारा, तो यहाँ देख सकते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण, ठीक ना। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसको बोला जाता है बात समझ में? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको इंग्लिश में? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाता है। चलिए, तो बात करते हैं ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे इस चीज को समझेंगे अच्छे से। तो कह रहा ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का योग यानी जब ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा तो इसको बोला जाता है क्या, उपचयन या ऑक्सीकरण। आई बात समझ में? यहाँ पे उदाहरण में देख सकते हैं H2O2 और यहाँ पे क्या बन जाता है 2H2O, ठीक ना। तो ये चीज हो गया यहाँ पे। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया। किसकी बात करते हैं दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया की, ठीक है। चलिए, तो उपचयन अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों यहाँ पे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो कह रहा ऑक्सीजन का ह्रास, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन इसमें निकलेगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, जुड़ना पाया जाएगा, ठीक ना। तो इसमें ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो जहां ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा उसको आप कौन सा क्रिया बोलेंगे, तो अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे या रिडक्शन अभिक्रिया बोलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड और कार्बन है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जिंक क्या हो जा रहा है, जिंक निकल जा रहा है, ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, जिंक निकल जा रहा है, और ऑक्सीजन किसे जुड़ जा रहा है, कार्बन से, ठीक ना। तो जिंक यहाँ निकल गया, ठीक ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा कि इसमें आपने देखा कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ठीक ना, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन का जुड़ना पाया जा रहा है, ठीक ना। तो ये चीज हो गया। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं उपचयन, किसकी, उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। ये तो बहुत ही नाम प्रचलित है दोस्तों, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक ना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं, ठीक ना। तो आप बताएंगे अपचयन और ऑक्सीकरण जब दोनों अभिक्रियाएं होती हैं एक साथ तो उनको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, फिर हम बात करते हैं, आप देखिए उदाहरण में क्या है कि उदाहरण में आप देख सकते हैं यहां से क्या हो रहा है, यहाँ ऊपर वाले में देखेंगे यहाँ से ऑक्सीजन की हानि हो रही है, ठीक ना। यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पे 3s, ठीक ना। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन की हानि पाई जा रही है, मीन्स दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब ऑक्सीजन की हानि पाई जाएगी तो यहाँ पे आप पाएंगे अपचयन। क्या पाएंगे, यहाँ पे कौन सा क्रिया होगी दोस्तों, यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा क्रिया होगा यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे अपचयन होगा, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं अपचयन। यहाँ पे कौन सा क्रिया होगा, अपचयन। चलिए, क्या हो गया, अपचयन अभिक्रिया, ठीक ना। इसको आप लिख लेंगे अपचयन अभिक्रिया, इसको आप बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो आप देखेंगे कि जहां पे ऑक्सीजन की हानि होगी, ठीक ना,
और हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीजन की हानि होगी, तो वहां क्या बोलेंगे आप, वहां पे आप बोलेंगे ऑक्सीकरण, ठीक है, सॉरी अपचयन बोलेंगे। है बात समझ में। और यहाँ पे हाइड्रोजन की हानि जहां देखेंगे, ठीक ना, तो जहां पे आप हाइड्रोजन की हानि देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, अपचयन लिखना है, ठीक ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का हानि हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण। आई बात समझ में। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ऑक्सीकरण। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन की हानि हो रही है यहाँ, ठीक ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन हानि हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे आप, यहाँ पे आप बोलेंगे ऑक्सीकरण। हाई बात समझ में, ऊपर वाले में अपचयन, नीचे वाले में ऑक्सीकरण, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे इसको दोस्तों, तो रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हेडिंग है, ठीक ना, जिसको आप बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी पूरा आपको इस वीडियो में पूरा हेडिंग मिलने वाले हैं, ठीक ना। आप वीडियो को अंतिम तक देखिएगा दोस्तों, पूरे एक एक चीज को फिर आप रिवाइज कर रहे हैं आप, ठीक ना। डिटेल्स पढ़ना है तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे दोस्तों, वहां पे आप जाकर के अच्छे से पूरे चीजों को पूरा विस्तार पूर्वक देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक ना। तो कह रहा है वह अभिक्रिया जिसमें क्या हो, अविलय लवण प्राप्त होता है, वह अभिक्रिया जिसमें अविलय लवण प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। अवक्षेपण के लिए देखिए यहाँ पे सिंबल संकेत है, ठीक ना, का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है, एरो का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में। तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें केवल अविलय लवण प्राप्त होते हैं, वह अवक्षेपण अवक्षेप अभिक्रिया कहलाती है, ठीक ना। अवक्षेप के लिए इस संकेत का प्रयोग करते हैं। हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, तो संक्षारण अभिक्रिया, ठीक है। यानी संक्षारण क्या होता है, यानी क्रोजन क्या होता है बात समझ में। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या देख सकते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, तो संक्षारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो संक्षारण कहते हैं। आई बात समझ में, ठीक ना। तो आपने क्या देखा कि जब कोई धातु अपने आसपास क्या होता है, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित हो जाती है। संक्षारित मतलब दोस्तों खराब होने लगती है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं चांदी की, ठीक ना, तो चांदी के अगर हम बात करें तो चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, तो इसमें आप देख सकते हैं कि संक्षारण किसमें होता है, चांदी के ऊपरी जो काली परत होती है, ठीक ना। चांदी क्या होता है, लोग देखते हैं महिलाएं गांव में पायल पहनती है, ठीक ना, तो पायल ज्यादा दिन तक पहनती रहती हैं तो उनमें क्या होती है, नमी आर्द्रता की वजह से उसमें क्या हो जाती है, काला परत, उसमें मतलब वही पायल क्या काला दिखने लगता है बाद में, ठीक ना। तो उसको आप क्या बोलेंगे, संक्षारण बोलेंगे, ठीक है। और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना, और तांबे के ऊपर क्या होता है, हरी परत का चढ़ जाना। देखिए आप तांबा का काढ़ा वगैरह पहनते होंगे तो ज्यादा दिन पहनने के बाद से क्या हो जाता है, काढ़ा हरा रंग का दिखने लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, संक्षारण है। आई बात सुनने। और हम बात करें दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं चौराहे पे दुकान वगैरह हम देखते हैं कि वहां पे जो शटर लगा रहता है ना, तो शटर को भी काफी दिनों तक ऐसे खुले में छोड़ दिया जाता है, तो शटर पे भी क्या हो जाता है, ये मूर्छे वगैरह लग जाते हैं, ठीक है, जंग लग जाते हैं, ठीक है, जिससे आप संक्षारण कहेंगे। आई बात समझ में। तो उसको बचाने के लिए उसे क्या किया जाता है, पेंट वगैरह करके रखा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हम दोस्तों, देखिए किसकी, लोहे में जंग का लगना, ठीक ना, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग का लगना, जिसको आप बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक ना। तो कह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं कि हवा और आर्द्रता के कारण लोहे का संक्षारण होता है। हवा और आर्द्रता के कारण क्या होता है, लोहे का संक्षारण होता है। लोहे की सतहों पर भूरे रंग का हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, जिसको फार्मूला क्या होता है, Fe2O3.2H2O, ठीक ना, की परत चढ़ जाती है, और इसे क्या बोला जाता है, लोहे में जंग का लगना कहा जाता है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों आयनिक साम्य क्या होता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, आयनिक साम्य क्या है, ठीक है, क्या है, आयनिक साम्य। तो आयनिक साम्य को यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक ना, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए आयनिक अभिक्रियाओं की वह अवस्था,
आयनिक अभिक्रियाओं की वह अवस्था जिसमें क्या देख रहे हैं आप, जिसमें आयनिक क्रियाकारकों तथा उत्पादों का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, आयनिक साम्य कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक ना। फिर हम बात करते हैं विकृत गंधिता। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों क्वेश्चन, इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें वसायुक्त, किसका, वसायुक्त खराब होने लगती है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें वसायुक्त सामग्री खराब होने लगती है तथा स्वाद गंध में परिवर्तन होने लगता है, खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण हो जाता है। और क्या हो जाता है इसमें कि खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण हो जाता है, और इसी को क्या बोला जाता है, विकृत गंधिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विकृत गंधिता। ठीक ना, इसी को विकृत गंधिता कहा जाता है। आई बात समझ में। तो ऐसी क्रिया जिनमें वसायुक्त सामग्री खराब होने लगती है तथा स्वाद व गंध में परिवर्तन होने लगते हैं, तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकरण हो जाता है, और क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक ना। तो दोस्तों ये रहा यहाँ पे आपको वन शॉट, ठीक ना, वो भी पहले चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक ना। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।